बाइनरी स्टार्स. व्हाट आर बाइनरी स्टार्स? बाइनरी स्टार्स क्या है? अब देखें, बाइनरी स्टार्स, लिसन, are two stars in such a way that they are in the gravitational field of each other and having common center of mass. अब सुनना एक बात. Let's say ये आपके पास एक स्टार S1 बीच में बात नहीं करे और इस पॉइंट को ज़रा और से सुनिएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार. एक आपके पास बाइनरी स्टार ये और एक दूसरा स्टार ये. बाइनरी स्टार्स आर टू स्टार्स एंड बोथ आर इन द ग्रेविटेशनल बाउंड ऑफ ईच अदर. ग्रेविटेशनल बाउंड का मतलब क्या है ये सब? ग्रेविटेशनल बाउंड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टार ऐसा है जो अपने इस ऑर्बिट में लाइक दिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है. ये आपके सामने बाइनरी स्टार्स ड्रॉ हुए हैं. अब एक इनके बीच में पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है, मार्क करना. फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा, ये कई पॉइंट है सी. अब ये पॉइंट सी इस तरह से है, लिसन केयरफुली, कि S1 का बाइनरी स्टार का सेंटर भी सी है और S2 बाइनरी स्टार का सेंटर भी सी है. सी इज़ अ कॉमन सेंटर. बाइनरी स्टार का मतलब ये होगा ऐसे दो स्टार, ये देखो यहाँ पर ये एक स्टार है और इसका सेंटर P है, और अगर बेटा ये दूसरा स्टार B है और इसका सेंटर भी P है, then these two stars are said to be binary stars. अब पॉइंट ये है कि when these two stars rotate तो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये बात समझो कि जब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो S1 की ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. और एट द सेम टाइम जो S2 है उस S2 की भी ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आप नोट करें तो दोनों बाइनरी स्टार्स की ग्रेविटेशनल फोर्स आर बोथ इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. अगर यहाँ पर नोट करें तो इन बाइनरी स्टार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है. इसका मतलब ये कि यहाँ से बाइनरी स्टार्स टूवर्ड्स द सेंटर और यहाँ से ये दूसरा बाइनरी स्टार के भी ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर. एक पॉइंट लिखना अबाउट बाइनरी स्टार्स, राइट डाउन. बाइनरी स्टार्स it is a system of two stars that are gravitational bound two stars that are gravitational bound to each other and they orbit
and they orbit around a common center of mass. Next point. Their gravitational force provides centripetal force and the force of star S1 is equal in magnitude and opposite in direction to the force of star S2 due to Newton's third law. देखो अभी तक हमने ये थोड़ी बात डिफरेंट इसलिए है कि इससे पहले हमने बात की कि मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, अर्थ स्टैटिक है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, सन स्टैटिक है। मून के अराउंड अगर कोई प्लैनेट सैटेलाइट रोटेट कर रहा है तो उस केस में मून स्टैटिक है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस ये दोनों एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो दोनों पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगी और दोनों पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी। ये सारे बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा तुमने जितने क्वेश्चंस पढ़े उन सब में एक बात थी, उन सब में एक बात कॉमन थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा था तो दूसरा ऑब्जेक्ट स्टैटिक था, और आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स सारे केसेस में, सब केसेस। ये पहला सिचुएशन है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, और बेटा एट द सेम टाइम एक ये दूसरा स्टार है। क्वेश्चन 24 में इसने कहा कि ये दो बाइनरी स्टार्स हैं ए एंड बी दैट ऑर्बिट वन अनदर, जो एक दूसरे के अराउंड में घूम रहे हैं। मीन्स कि ये स्टार ए इस सर्किल में रोटेट कर रहा है और एट द सेम टाइम दूसरा स्टार भी इस सर्किल में रोटेट कर रहा है। ये बाइनरी स्टार्स हैं, एक के अंदर दूसरा रोटेट कर रहा है और दोनों का सेंटर कॉमन है। स्टार आर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द सेंटर ऑफ बोथ ऑर्बिट एट पी। जाहिर है दोनों का ऑर्बिट का सेंटर सेम होगा पॉइंट पी पे। डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्टार ए। ओके, वाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ स्टार्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल होती है, और यहाँ पर दोनों की फोर्स एक दूसरे पर न्यूटन्स थर्ड लॉ का काम अप्लाई कर रही हैं। स्टार ए जो फोर्स स्टार बी पे लगा रहा है, एट द सेम टाइम स्टार बी वही सेम इक्वल फोर्स स्टार ए पे लगा रहा है। एक बात समझना जो पिछले वालों से डिफरेंट है यहाँ पर, कि पहले हम ये कह रहे थे कि लेट से अगर ये सोर्स है तो ये सोर्स रेस्ट पर थी और ये एक ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट इस सोर्स के अराउंड रोटेट कर रहा था बेटा।
अब अगर ये बताएं बात कि अगर ये ऑब्जेक्ट इसके अराउंड रोटेट कर रहा था तो आपने कहा कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है और फिर एट द सेम टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स बाहर वाला सर्कल इस पर अप्लाई कर रहा है एट द सेम टाइम ये फोर्स इस पर भी अप्लाई करेगा इन इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स अप्लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसमें आप 2 मार्क्स हैं, 2 पॉइंट आप लिखेंगे। राइट डाउन ड्यूरिंग देयर मोशन कॉमा gravitational force provides centripetal force and due to Newton's third law force of star A on star B is equal in magnitude to force of star B on A, is equal in magnitude to force of star B on star A। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ स्टार अबाउट पॉइंट P is 4 years। अब सुनो ज़रा, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। ये तो सिंपल है। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई? टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड बतानी है बेटा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। कैलकुलेटर उठाइएगा, 4 years को कन्वर्ट करो। 1 year 365 days, 1 day में 24 hour और 24 hour में 3600 सेकेंड। आंसर बताइए कितना आ रहा है? 1.26 भाई आप लोग अलग अलग सॉल्व कर लें ज़रा एक दफ़ा, मुझे आंसर सही बताओगे। कितना आ रहा है? 4.98 का मतलब 5.0 लिख सकते हैं इसे, एक्सपोनेंट -8। नेक्स्ट पार्ट, ये बात सब लोग A2 में ध्यान में रख लें कि जब आप वर्किंग करेंगे तो क्वेश्चन में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात। क्वेश्चन में यहाँ 2.8 लिखा था, फिर क्वेश्चन में यहाँ 4.0 लिखा था। इसका मतलब वो आपको देखो एक्यूरेसी की बात कर रहा है, इसका मतलब वो आपको बता रहा है कि भाई 2SF चल रहा है। तो ये 4.98 अगर तुमने लिख दिया तो शायद पूरा पेपर में तो ऐसे सही करता हुआ चला जाए, मगर आखिर में 2 मार्क्स कट कर देगा राउंडिंग ऑफ के। तो इसलिए ध्यान में रखना है जितने क्वेश्चन में SF होंगे उतने आपके आंसर में SF होंगे। अब देखिए, अच्छा, द सेपरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टार्स इज़ 2.8 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। जैसे ही किलोमीटर जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में किलोमीटर आए उसको फ़ौरन मीटर में कन्वर्ट कर देना।
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 2.8। ये इन दो के बीच का डिस्टेंस है। स्टार ए का मास है ए, स्टार बी का मास है एम बी। रेशो है एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इज 3। डिटरमिन द डिस्टेंस। अब मुझे ये बताएं कि जब वो कह रहा है डिटरमिन द डिस्टेंस, कैसे करेंगे? उससे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया और एम ए और एम बी का रेशो भी दे दिया, और ऊपर तुमने खुद बताया ये कि भाई दोनों पर फोर्सेस इक्वल हैं। क्वेश्चन खुद कह रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? लिसन, यहाँ क्वेश्चन में आपको वो खुद बता रहा है और तुमसे एक तरह से वेरीफाई करा रहा है वाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ स्टार्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। यानी बेटा मैं यहाँ पर स्टार्ट क्या कह सकता हूँ ये बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बी। दोनों की फोर्सेस आपस में इक्वल है। अब मुझे बताएं, जब दोनों की फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, उसने खुद कहा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है, तो फिर मुझे ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बी। वैल्यू रख के बताएं क्या बनेगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर ए का इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बी का। ओमेगा क्या है भाई? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड तो सेम है, दोनों सेम ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। बाइनरी और स्टार्स की याद रखो, एंगुलर स्पीड सेम है, एंगुलर स्पीड इज सेम। अगर ये एंगुलर स्पीड सेम है तो इसका मतलब एम ए इंटू आर ए इक्वल्स टू एम बी इंटू आर बी। अब सुनना, ये देखो डायग्राम में, डायग्राम में और से देखिएगा। बी ये है बेटा, बात नहीं, बी ये है, ए ये है। तो मुझे बताएं ए अगर इस सर्किल में रोटेट कर रहा है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है भाई? डी। यस और नो? डिस्टेंस हमेशा कहाँ से? सेंटर से। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से? सेंटर से। रिमेंबर, जब आप स्टार ए का डिस्टेंस सेंटर से निकालेंगे तो अगर स्टार ए ऐसे रोटेट कर रहा है और इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो स्टार ए का डिस्टेंस डी है। तो मैंने यहाँ पर मास ऑफ ए, देखो मैंने लिखा मास ऑफ ए इंटू डी इक्वल्स टू मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सेपरेशन या सेंटर से डिस्टेंस है बी का, अब देखो बी को डायग्राम में देखना और से देखना, बी इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। अगर बी इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो बी का डिस्टेंस सेंटर से ये है, यानी ये बी का आर है। यस और नो? अब बेटा अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, डायग्राम में देखें, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये रेडियस है यानी सेंटर तक का डिस्टेंस। तो मुझे बताएं यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारे पास ये है 2.8 एक्सपोनेंट 11। इसमें से मैं d माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा। यस और नो?
दोबारा सुने, आपको सेंटर तक के लिए यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस चाहिए, ये इसका रेडियस है, मतलब सेंटर तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये स्टार इस सर्किल में रोटेट कर। तो जो मैंने येलो वाला शेड किया है, इसकी लेंथ के लिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तुम्हारे पास है, इसमें से d माइनस कर दो, 2.8 एक्सपोनेंट 11 में से d माइनस कर दो। मैंने यहाँ पर 2.8 एक्सपोनेंट 11 मीटर में करने के बाद, तो आंसर अगर किलोमीटर में मांग रहा है, देखो अभी सही बताया मुझे, आंसर किलोमीटर में मांग रहा है तो ऐसे ही जाने दें, 8 माइनस डी। फ़ौरन इससे देख लिया कि सर आंसर किलोमीटर में मांग रहा है। देखो ये बात याद रखना, अगर आंसर मीटर में होता तो मैं 10 टू द पावर 11 कहता, मगर यहाँ पर आंसर किलोमीटर में था तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही लिखा है दिया। अब मुझे बताएं, यहाँ पर रेशो MA और MB इधर ला के डिवाइड कर दूँ मैं, इक्वल्स टू 2.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस डी। अब बेटा यहाँ पर इसका फैक्टर का रेशो MA अपॉन MB का रेशो तुम्हें गिवन है कितना, 3, तो मैंने इसकी जगह 3 लिखा, 3D इज इक्वल्स टू 2.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस डी। अब मुझे बताएं, माइनस डी लेफ्ट साइड पर जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा, 4D इज इक्वल्स टू 2.8 एक्सपोनेंट 8 को डिवाइड करना, 7.0 एक्सपोनेंट 7, ये आंसर। क्वेश्चन देखो, एकदम से तुम कहो कि हमें अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सब जगह पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स से इक्वल कर रहे थे। एकदम से इस सवाल में आपने जंप करके सेंटीमीटर फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर दिया, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं किया। तो इसका हिंट यह है कि ऐसा कोई भी काम आप खुद से नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट कि एग्जामिनर खुद आपको उसका हिंट दे रहा है प्रीवियस पार्ट। क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो थॉरोली समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे खुद ये काम करवा रहे हैं, उसने खुद बता दिया तुम्हें शुरू में कि भाई सेंटीमीटर फोर्स दोनों की इक्वल है, और बाइनरी स्टार में याद रखे सेंटीमीटर फोर्स जब इक्वल होती है तो इसका मतलब ये है कि उनकी एंगुलर स्पीड सेम है, दोनों सेम स्पीड के साथ, सेम एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एंगुलर स्पीड को कैंसिल किया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, यानी कि रेशो MA अपॉन MB और ऊपर जो D मालूम किया उसको यूज़ करके डिटरमिन द मास ऑफ MB ऑफ स्टार B। सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है, अब सुना एक बात, एक सोर्स मास है और एक ऑब्जेक्ट का मूविंग मास है, यस और नो? आप किसी भी एक को इमेजिन कर लो, प्लीज़ लिसन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करूँगा और दोनों से आंसर देखना सेम आएगा, प्लीज़ लिसन केयरफुल। अगर मैं ये कहूँ कि स्टार ए, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार ए ऑर्बिट्स अराउंड स्टार बी, स्टार ए ऑर्बिट कर रहा है स्टार बी के, तो सुने, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स में तो मसला नहीं है, दोनों का मास आएगा MA MB डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। मगर राइट साइड पर सेंटीमीटर फोर्स में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर फोर्स में क्या आएगा?
शुरू में उसने तुमसे एंगुलर स्पीड निकलवा ली थी स्टार्स की। ये समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टार ए ऑर्बिट कर रहा है स्टार बी के अराउंड, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगता है mr²। तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्योंकि तुम स्टार ए की बात कर रहे हो, तो ये वैल्यू स्टार ए के लिए चलाओगे, यस और नो? यानी कि अब आप यहाँ पर लिखेंगे ma इंटू रेडियस ऑफ ए ω²। मैं दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा, याद रखना। अब प्रॉब्लम ये है, प्लीज़ लिसन और से देखो मसला है यहाँ पर कैपिटल जी MA/MB डिवाइडेड बाय r² में 70% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस r² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके r से मल्टीप्लाई करके r³ कर देंगे। ओ भाई, ये दोनों r अलग अलग हैं। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सेपरेट अलग क्वेश्चन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेटा समझें ये बात, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल लॉ के फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है वो दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस आता है, और दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस सामने देखना। दो बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस के लिए कैपिटल जी MA/MB सामने देखते जाएं, डिवाइडेड बाय एक सेकेंड मुझे कंप्लीट कर, दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे बताए, दोनों के सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस। अभी देखते जा रहा है, 1 मिनट बताता हूँ। सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है भाई? 2.8 इंटू 10⁸ मैंने यहाँ पर रेडियस में 2.8 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻3 अब मीटर में कर रहा हूँ स्टैंडर्ड, इक्वल्स टू, जब मैं मास ऑफ ए रख रहा हूँ तो मैं रेडियस ऑफ ए रख रहा हूँ, और जब मैं रेडियस ऑफ ए रख रहा हूँ, ये देखो ये है ए, जब मैं रेडियस ऑफ ए रख रहा हूँ, जब मैं रेडियस ऑफ ए रख रहा हूँ तो भाई रेडियस ऑफ ए ये है, और इसकी वैल्यू क्या थी? d। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप अब रेडियस ऑफ ए की जगह d रखेंगे और ओमेगा की जगह पर 5.0 इंटू 10⁻⁻²। देखो एक बात समझाता हूँ, दोबारा एक बात समझा रहा हूँ, सुने। नॉर्मल स्टैंडर्ड सवालों में और इसमें फ़र्क क्या है, आराम से समझना। आज तक तुमने जितने क्वेश्चंस किए उन सब में पॉइंट ये था बेटा कि अगर ये एक सोर्स है, बात नहीं प्लीज़ सामने देखें, अगर ये एक सोर्स है और ये कोई इसके अराउंड सैटेलाइट है और ये इसके अराउंड रोटेट कर रही है, तो मुझे बताओ इस पर इसका मास m है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये नीला वाला सर्किल बना रहा हूँ, ये ब्लू वाला सर्किल, इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स Fc = m r ω²। ये r यहाँ से यहाँ तक है ना, जिस गोले में ये घूम रहा है, यस और नो? और अगर इस सोर्स का मास m है और इसका सेंटर टू सेंटर दूसरे वाले से डिस्टेंस r है, तो फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशन लॉ का जो फॉर्मूला लगाऊंगा उसके हिसाब से भी तो r सेम ही है। यहाँ पर तो r सेम है ना भाई, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस है। समझे ज़रा, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस है। मगर बाइनरी स्टार में मैं फंस गया एक जगह। बाइनरी स्टार ये कह रहा है कि भाई एक ये स्टार है, अब समझना ज़रा, और एक ये दूसरा स्टार है।
इन दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस तो r है, ये तो r है, मगर अब ये लेफ्ट वाला स्टार जो रोटेट कर रहा है वो इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, और इसका अपना रेडियस तो ये है ब्लैक वाला, ये d। अब बात अलग अलग हो गई, अब समझे मसला अलग है। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द पॉइंट। अगर तुम दोनों में ग्रेविटेशन का लॉ लगाओगे तो एक का मास मतलब दोनों का मास और उनके बीच का डिस्टेंस लगाओगे सेंटर टू सेंटर, ये वाला r, यस और नो। मगर जब तुम इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो भाई टूवर्ड्स द सेंटर तक ये वाला डिस्टेंस होगा ना, वो r कॉमन थोड़ी है। या बिल्कुल इसी तरह से तुम कहो ए का आप कंसिडर ना करते, आप बी का कंसिडर करते, वो दिखाता हूँ। अगर सेंटीमीटर फोर्स है बी की कंसिडर करता तो बी की कंसिडर करने से, सुने गौर से, बी की कंसिडर करने से बेटा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो यही होता, और बी की कंसिडर करने से अब बी के लिए सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस यही होता, बी में यही होता, ए में नहीं होगा, मगर आंसर दोनों में सेम आएगा। समझो, दो ऑब्जेक्ट्स का ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मैंने कहा ना आपको बहुत अटेंटिवली, बहुत गौर से, आराम से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ब्लू, इन दोनों के बीच में, समझना, इन दोनों के बीच में अभी ये डिस्टेंस r है, तो बेटा इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इस पर अप्लाई हो गई, सही है। मगर अब एक मसला है, अब एक पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ घूम रहा है इसमें, तो अब मुझे ये बताएं कि इस केस में यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस तो ये वाला लूँगा ना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चीज़ पहले यहाँ अप्लाई करता हूँ फिर दूसरे वाले पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये देखो, हम स्टार ए की बात कर रहे थे, अभी सेम वर्किंग स्टार बी के साथ करूँगा। स्टार ए में मैंने रखा MARA ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्टेंस तो दोनों का सेंटर टू सेंटर होगा, मगर ए के लिए मैंने ए के सर्किल का सेंटर रखा, सामने देखना, ए स्टार ये है और ये इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इसका सेंटर से रेडियस ये है d, तो मैंने यहाँ पे रखा। अब मुझे यहाँ पर देखो तो MA और MA कॉमन है, कैंसिल हो गया। MB की वैल्यू बेटा बतानी है, सामने देखना ज़रा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। MB इज इक्वल्स टू D की वैल्यू तुमने निकाली थी 7 एक्सपोनेंट 7, ये मैंने D की वैल्यू रखी 7 एक्सपोनेंट 7। फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर है, कैलकुलेटर उठाइएगा, ओमेगा की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट -8, यहाँ मैंने रखी इसकी 5 एक्सपोनेंट -8, और फिर ये पूरा फैक्टर भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2.8 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हुआ इससे, और ये पूरा फैक्टर यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ कैपिटल G से। ये कैपिटल G 6.67 एक्सपोनेंट -11। भाई किसी का कैलकुलेटर है तो बताएं ज़रा, इसको सॉल्व करें। कहाँ पर? हाँ, ये 7 इंटू 10⁻7 है, इसको 10 कर दो। अब सुनो,
बेटा एक मिनट देखो, यूनिट कन्वर्जन सॉल्व करते हुए ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन सेम करनी होगी, यानी कि यहाँ पर 10⁻7 किलोमीटर में है तो इसको 10⁻3 और मज़ीद कर देंगे। अब बताओ कितना आ रहा है? 2.0 एक्सपोनेंट 29 kg। अब सुनो, ये आंसर है। अब एक मिनट के लिए मेरी बात सुनना। आप कहो कि ये मैंने स्टार ए के रेफरेंस से बताया, सही है। अब सिर्फ कैलकुलेटर से वर्किंग करना अपनी, मैं क्वेश्चन को पूरा रिवर्स करता हूँ, प्लीज़ लिसन। अगर ये सारी वैल्यूज़ देखें चेंज कैसे होंगी। अब अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर चेंज करके, अब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन 2 में लिसन के स्टार बी ऑर्बिट अराउंड स्टार ए। अब यहाँ पर आप स्टार बी करेंगे तो मुझे बताओ लेफ़्ट वाले में ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यस और नो? ये तो दोनों सेम ही हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्लीज़ देखो, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए, बात एक ही है, किसी भी तरह से करें। सेंट्रीपिटल फोर्स ए की कंसिडर करो या सेंट्रीपिटल फोर्स बी की कंसिडर करो, इज़ द सेम थिंग। अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बी की कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बी का डेटा लिखूँगा और डिस्टेंस भी बी का लिखूँगा। एंगुलर स्पीड तो सेम है बेटा। अब यहाँ पर देखें कैपिटल जी, अब एम बी कैंसिल हुआ, एम ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स आर बी। अब डायग्राम में देखो बी, बात नहीं, बी यहाँ तक सेंटर है बी के लिए। एक मिनट लगा रहा हूँ। अगर बी इस तरह से इस सर्किल पे रोटेट कर रहा है तो देखो अब बी इस सर्किल में रोटेट कर रहा है तो बी का रेडियस ये माना जाएगा। और मुझे बताएं अगर बी का रेडियस ये माना जाएगा तो अब इस केस में रेडियस 2.8 इंटू 10⁻11 में से माइनस होगा डी, यस और नो? अब रेडियस बेटा ये वाला है तो 2.8 एक्सपोनेंट 8। अब यहाँ पर मैं जो वर्किंग करूँगा इसके लिए कहाँ कह रहे हो, स्क्वायर नहीं लगाया, कैलकुलेशन में तो तुमने लिखी है ना, सही। हाँ 5.0 इंटू 10⁻⁸ ओमेगा था, उस पर स्क्वायर लगना था। अच्छा अब देखो राइट साइड पर जब आर बी आप लिखेंगे तो देखो आर बी में मैं लिख रहा हूँ 2.8 इंटू 10⁻11 और उसमें से माइनस कर रहा हूँ डी को, और डी की वैल्यू भी मैं अब जैसे इसने कहा मीटर में लिखूँगा तो 7 एक्सपोनेंट 10 लिखूँगा, 7 इंटू 10⁻10। ये बात किसको नहीं समझ आई पहले ही बताएं। आर बी के लिए, स्टार बी के लिए मैंने 2.8 एक्सपोनेंट 11 में से 7 एक्सपोनेंट 10 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि स्टार बी यहाँ पर मौजूद है और ये इसका पूरा सर्किल है तो ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो इसकी वैल्यू टोटल में से डी माइनस है। और अगर किलोमीटर में था तो इसको मैंने मीटर में किया 11, और डी जो था उसको भी मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻7 के बजाय 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 किया। अब जब बेटा मैंने यहाँ पर आर तो कर दिया, इसके बाद ओमेगा की वैल्यू वही रहेगी 5 एक्सपोनेंट -8, 5 एक्सपोनेंट -8 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर सामने देखो यार, एक मिनट, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो एम ए आ रहा है, मुझे तो मास ऑफ बी चाहिए। अब रेशो आपने ऊपर बताया हुआ है, मुझे बताएं आपने कहा था मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी भाई? 3।
प्रीवियस पार्ट में तुमने सॉल्व किया था, MA डिवाइडेड बाय MB3 के इक्वल। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर MA इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ MB लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई का। इसका मतलब कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ MB डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इक्वल्स, ये सब मल्टीप्लाई करना, माइनस सब्ट्रैक्ट करना, 2.8 इंटू 10 टू द पावर 11 में से माइनस करे 7 एक्सपोनेंट 10 को, 2.8 11 में से माइनस करें, हाँ 2.1 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 8 का स्क्वायर। अब बेटा जब आप सारी कैलकुलेशन को उस साइड पे शिफ्ट करोगे तो देखो डिनोमिनेटर में R सेम था, 2.1 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये जो रेडियस उस साइड पे डिवाइड क्रॉस होके गया उसकी वैल्यू वही रहेगी 2.8 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर। ये जो 2.8 मैंने लिखा है ये इस R की वैल्यू है, इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो कि इस वाले में भी ये था और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद आपने इसको डिवाइड किया, इस पूरे फैक्टर को तुमने डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू 6.67 नेगेटिव 11। आप चेक कर लें, तुम्हारा आंसर 2.0 इंटू 10 टू द पावर 29 kg आना चाहिए। तुम्हारे पास ये बात समझना कि कुछ क्वेश्चंस टोटल अप्रॉक्सीमेट 57-58 क्वेश्चन है ग्रेविटेशन। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें या एग्ज़ाम के करीब भी कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा भाई 7 to 8 क्वेश्चन या अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, बाकी सब रिपीटेड है। ये बाइनरी स्टार ऑन इट्स ओन एक अलग सवाल है। अब इस पर जितनी लॉजिक, जितनी कैलकुलेशन, जितनी चीज़ें लगी हैं वो और नॉर्मली किसी क्वेश्चन में नहीं लगते। बेटा मैंने आपको अभी बाइनरी स्टार का क्वेश्चन बताया। जब आप पूरा ओवरऑल पास पेपर फाइनली रिवाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा अराउंड 55-57 क्वेश्चन में बाइनरी स्टार का सिर्फ एक सवाल है। जब आप टोटल 55-57 क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिर्फ एक सवाल है, या रिसेंट में दूसरा आया है जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। और ये बिल्कुल तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक कि मेरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक 4 का आप पूरी अच्छी तरह से लेक्चर नहीं देखेंगे, जहाँ मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी के आखिर में ऐसा ग्राफ बनाया था। ये 2 का कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। वैल्यूज़ लिखते हुए, वैल्यूज़ देखते हुए देखिए, बहुत ध्यान से काम करना। ये A2 है, मजाक नहीं हो रहा है कि कोई चीज़ मिस हो गई तो हो गई। पूरा ट्रांसक्रिप्ट में मैंने देखा, उसको वो ज़ीरो कर दिया उसने स्ट्रेट अवे, 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस। वाई एक्सिस पे इसने फाई दिया है, एक बात देखें, वाई एक्सिस पे फाई दिया है और फाई की वैल्यू 10 टू द पावर 8 में है। अब वो आपसे कह रहे हैं 2 stars A and B have their surfaces separated by a distance 1.4 exponent 12। इन दोनों के, प्लीज़ लिसन, इन दो के बेटा सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बता नहीं रहा, वो 1.4 कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस बता रहा है, सरफेस टू सरफेस। ये बात याद रखना। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है इसके सरफेस से इसके सरफेस तक का डिस्टेंस 1.412 है।
Point P lies on the line joining the center of the two stars. The distance x at the point P from the star A may be varied. यानी कि वो कह रहा है आपसे कि इस पॉइंट P को मैं उठाकर यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ मूव कर सकता हूँ, वेरी कर सकता है ये पॉइंट P कहीं भी। और इसके वेरिएशन के करने से आपके पास ये ग्राफ बना है। लुक एट दिस ग्राफ। The point P lies on the line joining the centers of the two stars. The distance x of the P varies from the star A may be varied. The variation with distance x of the gravitational potential at point P is given. याद करो, प्लीज़ याद करो। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई ये वाला लेक्चर देखना बेकार है, इसको बंद कर दें। आप पहले प्रीवियस वाले को अच्छी तरह से समझें। देखो, अगर मैं सिंगल स्टार का ग्राफ बनाता, सिंगल प्लैनेट का ग्राफ बनाता तो ये बनाता, और यहाँ से सिंगल का बताता तो ये बनाता। अगर बेटा सिंगल ग्रेविटेशनल का ग्राफ होगा तो ये होगा, और यहाँ पर भी ये होगा। और एक्चुअली अब तुम्हारे पास जो बना है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, और उसने तुम्हें रिजल्टेंट यहाँ से ये बना के दिया। अब वो कह रहा है आपसे अ रॉक ऑफ मास 180 kg। अब लिसन केयरफुली। रॉक ऑफ मास 180 kg moves along a line joining the center of the two stars from A towards B. From A towards B. Use data from figure 1.2, यानी ग्राफ के डेटा को इस्तेमाल करके to calculate the change in kinetic energy of the rock. Change in kinetic energy of the rock when it moves from a point P, this, to the point P, this. Whether this change is increase or decrease. बात नहीं करो यार। एक रॉक है जिसका मास है 180 kg। ग्राफ तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मांग रहा है, ग्राफ तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दिया है। अब मुझे बताएं कि इनिशियल पॉइंट x है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एट x 0.1 इंटू 10⁻12। तुम्हारे पास पास पेपर सबके हाथ में है, सामने देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। 0.1 इंटू 10⁻12 में चेक फाई ऑन ग्राफ। जाओ ग्राफ में देखो, 0.1 इंटू 10⁻12 पर फाई की इनिशियल वैल्यू बताओ क्या है। ये आ जाए 0.1 ये है। अगर ये 0.1 है तो 0.1 की लाइन में आपके पास ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है -10, मगर -10 की पावर 8। इज दैट क्लियर बेटा? -10 की पावर 8। अब मुझे बताएं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं -10 की पावर 8 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर आपसे मैं कह रहा हूँ फाइनल पोजीशन x की 1.2 है, एक्सपोनेंट 12। फिर मैं कह रहा हूँ इस पर ग्रेविटेशन फाइनल की वैल्यू चेक करो कितनी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू y एक्सिस पे -14 10⁻8, -14 10⁻8। अब सुनो, मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, डेल्टा GPE इज इक्वल्स टू डेल्टा GPE इज इक्वल्स टू
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास। अब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर है -14 एक्सपोनेंट 8 और मास ऑफ द रॉक है 180, एक ये फैक्टर आ गया और माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले का है, और फिर आ गया -10 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय, फिर दोबारा रॉक का मास 180। इसको सॉल्व करना ज़रा कैलकुलेटर, इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें -14 वाला नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस होके वो +10 है, तो इसका मतलब आंसर दोबारा चेक करना नेगेटिव में आएगा। डेल्टा GPE कितनी आ रही है? -7.2 एक्सपोनेंट 10 जूल्स। अब बेटा उसने, अब आप मुझसे ये कहेंगे सर उसने तो काइनेटिक एनर्जी मांगी थी, आपने पूरा GPE में सॉल्व कर दिया, क्योंकि मुझे ये बताएं कि वो आपसे कहेगा कि ये क्या चीज़ है भाई, तो मैं कहूँगा ये लॉस ऑफ GPE है, यस और नो। तो फिर याद करें और ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि लॉस ऑफ GPE इज़ इक्वल्स टू गेन इन KE। इसका मतलब बेटा सुनो गौर से, इसका मतलब जितना लॉस ऑफ GPE है वही गेन इन KE होगा, और अगर गेन इन KE मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा 7.2 10⁻10। अब चेंज 7.2 10⁻10 है, और मुझे बताएं अगर GPE कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट इंक्रीजेस। अगर GPE पॉजिटिव में आ जाती तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में हो जाती, तो फिर आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। हम जब लॉस लिखते हैं तो माइनस नहीं लगाते हैं, तो जब मैंने ज़ाहिर है जब मैंने माइनस हटा दिया, मगर एटलीस्ट माइनस ने मुझे इतना सेंस तो बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही। अगर ये सवाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता तो मैं सेम आंसर लिखता 7.2 एक्सपोनेंट 10, मगर मैं कहता डिक्रीजेस। अब मैं सेम क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू सेम है बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नाउ लिसन, अब ये देखो और ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू दिस, द स्पीड ऑफ द रॉक इज v. Determine the minimum speed v such that the rock reaches the point where 1.2. बेटा लिसन, वो आपसे कह रहे हैं कि ग्राफ तुम्हारे पास ये ड्रॉ हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और इस कॉन्सेप्ट को, इस सवाल को प्लीज़ अच्छे से समझना। वो आपसे कह रहा है कि एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻12 रॉक ऑफ स्पीड v है। अब मुझे ये बताएं, ये जो 0.1 है सामने देखो, ये जो वैल्यू है 0.1, ये जो 0.1 यहाँ पर, ये जो 0.1 है एक्चुअली वो इस स्टार A के सरफेस की वैल्यू बता रहा है। अब वो कह रहा है इस सरफेस से मैं इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ। प्लीज़ लिसन, अगर मैं इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे बताएं इस सरफेस तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे?
अगर आप यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अगले सरफेस तक पहुँचने के लिए तुम्हें सिर्फ यहाँ से उसे इतना लॉन्च करना पड़ेगा कि वो नल पॉइंट पर पहुँच जाए। क्योंकि नल पॉइंट पर पहुँच गया, और यही बात मैंने बार बार उस लेक्चर में जाके पीछे देखना, बार बार मैंने लेक्चर में यहाँ जहाँ डबल ग्राफ बनाया है वहाँ आखिर में, बिल्कुल आखिरी 10 से 5 मिनट में मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि जब नल पॉइंट पर पहुँच गया तो उसके बाद तो दूसरी तरफ का मून उसको ऑटोमेटिकली ख़ुद खींचेगा। प्रैक्टिकली यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। देखो नल पॉइंट क्या है, ये बात समझो, ये पॉइंट पी क्या है। अगर ये पॉइंट पी मेरे ग्राफ के हिसाब से, देखिएगा ये पॉइंट पी मेरे ग्राफ के हिसाब से नल पॉइंट बिल्कुल यहाँ आ रहा है बीच में, अप्रॉक्सीमेट, यानी कि यहाँ पर वैल्यू ये पॉइंट ले लेने से ये बिल्कुल टॉप है, और 0.4, 0.5 और 0.54, सुनो ये तकरीबन वैल्यू 0.54 है। सामने देखना एक मिनट बेटा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना इस ग्राफ में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये नल पॉइंट कहलाता है। आप अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसको इतनी एनर्जी देनी है कि वो यहाँ पहुँच जाए। इसके बाद तो ये दूसरे स्टार की इन्फ्लुएंस में आ गया तो दूसरा स्टार तो ऑटोमेटिकली उसे अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर वो खुद ही पहुँच जाएगा। इस बात को समझना कि तुम्हें इसको 0.1, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि तुम उसे कितनी स्पीड दो कि वो 0.1 से लॉन्च हो और 1.2 पे पहुंच जाए। मैं कहूँगा नहीं, देखो मैं लिख कह रहा हूँ, वी वॉन्ट टू थ्रो इट सच दैट it just reaches null point। आपने सिर्फ इसको इतना थ्रो करना है कि ये नल पॉइंट तक पहुँचे। और यू शेप ग्राफ में देखो ये बात मैंने यहाँ लिख दी है कि ये नल पॉइंट है, दैट इज़ नल पॉइंट, ये नल पॉइंट है। मतलब ये कि डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा जी पी ई। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो डेल्टा के ई हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा जी पी ई में जो मैंने आपको बताया इनिशियल, और ये जी पी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, याद कर लो। अब अगर मुझे बताओ यहाँ पर मैं मास राइट साइड पर कॉमन ले लूँ तो लेफ़्ट साइड पर वाले मास से ये कैंसिल हो गया मास। तो अगर आपने ये मास को कैंसिल किया तो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाई की वैल्यू फाइनल मुझे दूसरे सरफेस पे नहीं पहुंचाना, नल पॉइंट तक पहुंचाना है। और नल पॉइंट तक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? -4, क्योंकि -4 के बाद 5 डिवीजन के बाद 6 है, तो एक स्मॉल डिवीजन 0.4 है, एक स्मॉल डिवीजन 0.4 है। तो आपको -1 से लेके उसको -10 से लेके उसे -4.4 तक पहुंचाना है। और क्योंकि -4.4 पर नल पॉइंट आ गया,
इसका मतलब आप इसकी फाइनल वैल्यू को यहाँ पर बेटा, फाइनल वैल्यू को आप लिखेंगे -4.4 इंटू 10⁻, कितनी दी हुई है वाई एक्सिस पे 8, और माइनस इनिशियल वाली है 10 इंटू 10⁸8। कैलकुलेटर उठाना भाई। अब यहाँ पर आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है। 5.6 एक्सपोनेंट 8। अब मुझे बताएं, जब ये 5.6 एक्सपोनेंट 8 है तो फिर v² 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5.6 एक्सपोनेंट 8 से, और साथ में अंडर रूट भी ले लो, तो ये आंसर एग्जैक्ट आएगा 3.3 एक्सपोनेंट 4। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ ना, इस बात को समझें ज़रा, अगर मैं आपसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता ना, तो मैं कहता तुमसे कि जिस वक्त ये लॉन्च हुआ है सरफेस ऑफ स्टार ए से, तो इसका लॉस ऑफ के है और गेन इन जीपीई हो रहा है। और लॉस ऑफ के की वजह से यहाँ पर स्पीड, सुने, यहाँ पर ये कहलाती है आपकी लॉन्चिंग स्पीड, यहाँ पर स्पीड मैक्स है, और यही स्पीड मैक्स आपने अभी कैलकुलेट की है, क्योंकि नल पॉइंट पर पहुंचकर तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 0। एक चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी थी, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखता तो मैं पहले कहता यहाँ पर डेल्टा के ई, ये देखना, डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू डेल्टा जी पी ई में मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो ये जो फाइनल है वेलोसिटी, ये बात समझें, ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये नल पॉइंट की है, और नल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए जो हाफ mu² है एक्चुअली वो यहाँ पर नेगेटिव का रह जाएगा। इसी को आप कहते हैं लॉस। ये लॉस है, हमने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया। ये जो तुमने u या यहाँ पर इसको तुमने v कहा है, ये v इसकी एक्चुअल इनिशियल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है। हम एक्चुअली ये कहते हैं कि कोई भी सैटेलाइट को अगर आप लॉन्च करते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से लॉन्च होती है, और मैक्सिमम स्पीड से लॉन्च होते होते वो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगा स्पीड स्लो होगी, और इस पॉइंट पर स्पीड 0, और उसके बाद फिर दोबारा जब यहाँ मूव करने लगा तो फिर स्पीड बढ़ने लगी। किसी एक प्लैनेट से दूर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है, जब दूसरे प्लैनेट के करीब जा रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। किसी एक प्लैनेट से दूर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जब किसी दूसरे प्लैनेट के करीब जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उस प्लैनेट के हिसाब से। ये बात समझें, यहाँ पर 2 प्लैनेट यानी 2 स्टार हैं, कुछ भी कह लो, 2 स्टार हैं, 2 प्लैनेट हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट से दूर जाएगा तो मैंने कहा था डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जीपी कम हो रही है, जब जीपी कम हो रही है तो के बढ़ रही है। मगर यहाँ पर अब आपके पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर 2 प्लैनेट हैं। इसलिए ये बात याद रखें, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसकी सरफेस से लॉन्च करते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से लॉन्च होता है बेटा, मैक्सिमम स्पीड से लॉन्च होता है।
और जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसकी लॉन्चिंग स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 नल पॉइंट पर वो स्पीड 0 रह जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी है। पार्ट बी तो इसका सिंबल है कि आपने वही स्टार्ट करना है एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सी से। एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सी अप्लाई करेंगे और आप डेरिवेशन कर देंगे वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर के। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि मून ए हैव सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट दिस। मून ए का रेडियस दे दिया, भाई बात नहीं करें प्लीज़, और मून बी का भी उसने रेडियस दे दिया और रेशो मांग रहा है वी ए अपॉन वी बी का। अब मुझे एक बात बताओ, लिसन, हम जब आपने डेरिवेशन की थी तो आपने डेरिवेशन में जी एम डेरिवेशन में तुमने v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर किया था बेटा। इसका मतलब ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आप कहेंगे एक्चुअली सेकंड लास्ट स्टेप में मेरे पास जी एम डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आई थी। अब मेरी बात सुनना, और ये रिलेशन है, इस बात को रिलेशन को याद रखें कि रिलेशन आपसे ये कहता है कि अगर g और m एक कांस्टेंट फैक्टर है, जी एम इज़ कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि v स्क्वायर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि g और m कांस्टेंट है। ये रेशो वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। और अगर v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो आप कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय r, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने देखिए इसका मतलब v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल्स टू k। जब दो चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के आपने k कांस्टेंट लगाया, और k कांस्टेंट लगाने के बाद तुमने उसकी दो स्टेट्स लिख ली, एक v1 स्क्वायर इंटू आर वन इक्वल्स टू, दूसरा v2 स्क्वायर इंटू आर टू। ये रेशो पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकती किसी भी जगह पर। जब दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या दो चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आप उस पर रेशो लगा सकते हैं, बात नहीं। अब इस रेशो को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा बेटा, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करके कहूँगा वी ए स्क्वायर इंटू आर ए इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर इंटू आर बी, यानी वी ए स्क्वायर इंटू आर ए इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर इंटू आर बी। अब मुझे बताओ वी ए डिवाइडेड बाय वी बी, ये होल स्क्वायर में आपने एक साइड पे कर दिया और राइट साइड पर आ गया आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। तो मैं ऊपर वैल्यू दी है आर बी की 2.2 एक्सपोनेंट 10 और 1.3 एक्सपोनेंट 8। कैलकुलेटर बेटा, 2.2 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय 1.3 एक्सपोनेंट 8, और इसका आखिर में स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट। 13 आंसर आ गया, 13.0। अब बेटा वी ए अपॉन वी बी का आंसर है कितना? 13। अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया 13 या 13:1।
अब प्लीज़ सामने देखिएगा। अब v का रिलेशन t से बनाना है, v का रिलेशन t से बनाना है, और मुझे चाहिए टी अपॉन टी बी। टाइम पीरियड का ताल्लुक एंगुलर स्पीड से होता है, और एंगुलर स्पीड का लीनियर स्पीड के साथ फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। मुझे बताओ, अगर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के फॉर्मूले में ओमेगा की बजाय मैं 2 पाई अपॉन टी लिख दूं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, टी को अगर सब्जेक्ट बनाना तो ये बनेगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय व्हाट, v। सामने देखें जरा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी भी पढ़ा था। तो आपने v की इक्वेशन और t की इक्वेशन को मिलाकर टाइम पीरियड की इक्वेशन बना दी 2 पाई आर अपॉन v। मुझे चाहिए, देखते जाओ, मुझे चाहिए टी ए डिवाइडेड बाय टी बी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर टी ए की वैल्यू बताना 2 पाई आर ए डिवाइडेड बाय वी ए, और इसको डिवाइड कर दें 2 पाई आर बी डिवाइडेड बाय वी बी। नाउ टेल मी, यहाँ पर 2 पाई आर ए डिवाइडेड बाय वी ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे बेटा तो वी बी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बी बच जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, बात नहीं यार प्लीज़। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास ये आ गया आर ए मल्टीप्लाई बाय वी बी डिवाइडेड बाय आर बी मल्टीप्लाई बाय वी ए। ये आपके पास है टी ए अपॉन टी बी का रेशो। नाउ सुने, यहाँ पर मैं आर ए की वैल्यू रख सकता हूँ और आर बी की वैल्यू रख सकता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मगर वी बी अपॉन वी ए में मैं वी ए अपॉन वी बी का आंसर रेसिप्रोकल रख सकता हूँ, यानी कि 1/13। और आर ए की वैल्यू तुम्हारे पास है ऊपर 1.3 एक्सपोनेंट 8। आर ए की वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 8। आर बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.2 एक्सपोनेंट 10। आर बी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखो वी बी अपॉन, ये बात समझना कि वी बी अपॉन वी ए को मैंने 1/13 लिखा है, क्योंकि एक्चुअल वी ए अपॉन वी बी 13 था, तो वी ए अपॉन वी बी का मैंने रेसिप्रोकल करके लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, बताना कितना आ रहा है? 4.54 एक्सपोनेंट -4 4.54 एक्सपोनेंट -4 एक्सपोनेंट -4। अब वो आपसे कह रहे हैं कि बात नहीं करें भाई,
The planet spins about its own axis with the angular speed of this. वो कह रहा है planet spin कर रहा है about its own axis with the angular speed this. Moon A is always above the same point on the planet's surface. Determine the angular period TB of Moon B. Determine the orbital period. Orbital period का मतलब वो टाइम पीरियड मांग रहा है आपसे B का. करें सॉल्व कैसे होगा? ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है. सामने देखो यार, ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल. इसका मतलब यहाँ पर आपने टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ये टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. 2 पाई कितना मतलब सॉरी ओमेगा की वैल्यू 1.7 एक्सपोनेंट -4. चेक करें कितना आ रहा है. 36.9 एक्सपोनेंट 3. कितना? 3.7 एक्सपोनेंट 3.7 एक्सपोनेंट 4. मैंने एक्सपोनेंट 3 बता दिया है. अब वो आपसे कह रहा है देखो ये तुमने प्लीज़ सुने. क्वेश्चन कह रहा है द प्लैनेट स्पिन्स अबाउट इन ओन एक्सिस विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 1.7 इंटू 10 to the power -4 रेडियंस पर सेकेंड. प्लैनेट अपने ओन स्पिन में रोटेट होता है इतने एंगुलर स्पीड से. मून ए जो है वो हमेशा इज ऑलवेज अबव द सेम पॉइंट ऑन द प्लैनेट सरफेस. डिटरमिन द ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ मून बी. कैसे करेंगे? क्या करूं बताओ? डिवाइड करा देंगे इसको 4. क्यों? रेशियो है ना, तो उसे इक्वेट करेंगे तो नीचे आएगा. बात सुने, ऊपर आपने रेशो कैलकुलेट किया है टी ए अपॉन टी बी का. उसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट की है 5. 4.54 एक्सपोनेंट -4. अब मुझे बताओ कि जब तुम्हें टी ये टाइम पीरियड तुमने कैलकुलेट कर लिया है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दें 3.7 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय टी बी इज इक्वल टू 4.54 10 to the power -4. यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा टाइम पीरियड बी का. कैलकुलेटर पे डिवाइड करना ज़रा क्या आ रहा है? 8.1 into 10 की बात. ये इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा. कितना आ रहा है? 8.1 एक्सपोनेंट 7. 8.1 एक्सपोनेंट 7.